हेलो बच्चों। आज हम लोग चैलेंजर सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इकोनॉमी का, जो आज ही हुआ था। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 है, कंसीडर अ रॉकी प्लेनेट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 5 मेगापास्कल एट द सरफेस। एक रॉकी प्लेनेट है इसके सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट दैट इज 5 मेगापास्कल। रेडियस इज 5000 किलोमीटर। इसका जो रेडियस है दैट इज 5000 किलो। एंड सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है 7.5 है पर सेकेंड। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन बाई मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 97%। तो CO2 है उसका जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेट 97%। एंड रेस्ट इज द नाइट्रोजन। एंड एस्टिमेट फॉर द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट एटमॉस्फेयर। तो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल कितना मास है कैलकुलेट कर। तो आप तुम एक चीज देख सकते हो, क्वेश्चन अपने आप में एक बार फिर अजीब लगेगा तुम्हें। रीजन इज कि इस प्लेनेट के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में टोटल CO2 कितना है, जबकि एटमॉस्फेयर कितने लेंथ तक है यही नहीं पता। तो जब तक आपको ये ना समझ में जाए कि एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से या इस प्लेनेट के सरफेस से कितने डिस्टेंस तक है, तब तक आप आंसर कैसे दे पाओगे कितना CO2 का अमाउंट। तो बट अब हमारा टारगेट है कि एटमॉस्फेयर की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो बताता हूँ। एक्चुअल में अर्थ का सरफेस या किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला किसी भी हाइट h पे वो गवर्न करता है P नॉट e⁻ माइनस mgh डिवाइड बाई RT को गवर्न करता है। इस पूरे टर्म्स को तुम ऐसे लिख सकते हो। ये m है मोलर मास, g एट ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे 9.8 और किसी प्लेनेट पर होगे तो वहां की g की वैल्यू लिखो। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, R इज द गैस कांस्टेंट। अब क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक हाइट क्या है। जब तक एटमॉस्फेयर का आपको हाइट नहीं मिलेगा तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। एटमॉस्फेयर का हाइट का मतलब क्या समझते हैं? एटमॉस्फेयर का हाइट का मतलब है यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो धीरे धीरे घटते अप्रोक्सीमेट जीरो होने में तो बहुत डिस्टेंस लग जाए। तो आप किस चीज को बोलोगे कि एटमॉस्फेयर का हाइट है। एटमॉस्फेरिक हाइट हम बोलते हैं कि अर्थ के सरफेस से कितने मीटर के हाइट पे, अर्थ के सरफेस से कितने मीटर की हाइट पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक अर्थ के सरफेस के प्रेशर का 1/e टाइम्स हो जाए, 1/e टाइम्स हो जाए। दैट हाइट h इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे प्रेशर की वैल्यू अर्थ के प्रेशर का 1/e टाइम्स हो जाए, दैट h इज एटमॉस्फेरिक हाइट। यूं कहूंगा एवरेज वैल्यू है, पूरे एटमॉस्फेयर की हाइट का एवरेज वैल्यू है। यहाँ पे प्लेस करेंगे p के जगह पे P0/e, यहाँ पे P0 e⁻ माइनस mgh/RT, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग लेने पे ये ln e 1 बन जाएगा, ये बनेगा mgh/RT इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू आ गई RT/m। इसको ये भी बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर हाइट का एटमॉस्फेरिक स्केल, हाइट स्केल। एटमॉस्फेयर की हाइट इसको गवर्न करता है। अब अगर अर्थ के सरफेस पे तुम जानना चाहते हो कि अर्थ के सरफेस का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग कितना है, तो आर की जगह पे गैस कांस्टेंट रखो 8.3। टी टेम्परेचर इन केल्विन, अर्थ का जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेट अर्थ के सरफेस पे दैट इज अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन मान लो। लगभग हर जगह कांस्टेंट मानते हो एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे अगर 300 केल्विन रखते हो, यहाँ पे 8.3 m मोलर मास है। अर्थ में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसका मोलर मास 28 ग्राम है और एयर का 29 आता है। तो 29 ग्राम रख दो, केजी में बदल दो और जी की वैल्यू 10 रख दो, तुम पाओगे कि पूरी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 9 किलोमीटर आती है। 9 किलोमीटर पे अगर तुम उठा के गूगल पे सर्च करो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का हाइट कितनी है, इट अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर टू 9 किलोमीटर।
इसी एच को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक हाइट। अब इस प्लेनेट पर भी इसी टर्म्स का हेल्प लेंगे कि कितने हाइट तक है, बट जो भी कितना भी हाइट तक हो, एटमॉस्फेरिक हाइट कितने भी हाइट तक हो, ये वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आती है। अगर ये 5000 किलोमीटर है तो एटमॉस्फेरिक हाइट की जो वैल्यू आएगी वो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ऐसा होगा। दैट मीन्स दिस हाइट इज नॉट वेरी नॉट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ प्लेनेट, या अर्थ के रेडियस से कंपेरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको तुम बहुत स्मॉल मानोगे इस वैल्यू को, वैल्यू जो है अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। तो चलो हमने एच की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले से, आर टी अपान एम जी, और एम मोलर मास है गैस का, और वो कह रहा है कि 97% CO2 है। तो मतलब कायदे देखो तो CO2 ही सबसे ज्यादा है एक तरह से। रफली अगर मैं बात करूं तो CO2 100%, एक तरह से देखो तो 97%। ठीक है, ये हाइट मैंने एच निकाली। तो अब मुझे ये क्या करना पड़ेगा कि इसमें कितना CO2 है। तो मैं क्या करूंगा कि ये पता करना पड़ेगा कि इसमें इसकी वॉल्यूम कितना है, इस एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम कितना है। अगर इस एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम को, अगर मैं लिक्विड के डेंसिटी CO2 गैस एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा एटमॉस्फेयर का मास हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर का जो मास है लगभग CO2 का भी मास उतना ही होगा। क्यों? CO2 97% है, तो लगभग तो वही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा? द वॉल्यूम इज इस सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, या आर, तो 4 पाई, दिस इज स्मॉल आर, 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम बन गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि एच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस वन, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी CO2 गैस या इस एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा आपको मास सॉल्व होके आ गया। दिस इज द मास ऑफ एटमॉस्फेयर। आईसी का 97% क्या है? CO2 है। या यूं कहूं तो पूरे जो मास आया है वो CO2 का ही तो मास है। अब मेरा टारगेट है इसको कैलकुलेट करने की। मैंने लिखा 4 पाई आर का स्क्वायर, रो को रो रहने दो। इस एच के जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर टी अपान एम जी, आर टी अपान, और एक चीज आपको अच्छे से पता है, एक फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू पीएम इक्वल्स टू रो आर टी, पीएम इक्वल्स टू रो आर टी। टेम्परेचर तुम अप्रोक्सीमेट हर जगह सेम मान रहे हो, तो हमें रफ डेटा निकालना है। तो आर टी अपान एम किधर भेजेंगे? यहाँ से आर टी अपान एम की वैल्यू आ गई, आर टी अपान एम दैट इज पी अपान, इसको आर टी अपान एम, अब जी को इधर भेज दो, और आर टी अपान एम के जगह पे पी अपान रो लिख दो। यहाँ से रो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर पी अपान जी। अब मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। द मास इज इक्वल टू 4 पाई आर, रेडियस 5000 किलोमीटर, तो 5000 किलोमीटर है 10 का पावर 3 का 4 पाई आर स्क्वायर अपान जी, सरफेस पे जी की वैल्यू 7.5 है, 0.5 रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर जी इंटू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 मेगा पास्कल है, तो 5 इंटू 10 का पावर 6 करेंगे, 10 का पावर 6 प्लेस कर दिया वैल्यू। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 4 पाई, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10 टू द पावर 20 kg, ये वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद। तो उन्होंने दिया है 2 इंटू 10 पावर 20 kg फर्स्ट पार्ट में। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था एटमॉस्फेरिक हाइट, और आप याद रखना एटमॉस्फेरिक हाइट की वैल्यू होती है आर टी अपान एम जी, where R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, M is the molar mass अंडरलाइन है मोलर मास इन kg, एंड G ग्रेविटी की वैल्यू है उस प्लेनेट के सरफेस पे। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ये क्वेश्चन 2 जो है उतने अच्छे से टाइप नहीं है। कह रहा है कि इफ पेरेजी एंड अपोजी ऑफ द मून ऑर्बिट आर 362, ये कह रहा है कि मून ऑर्बिट, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो मून है, अर्थ है,
अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, घूम रहा है। ये पास वाला पॉइंट है, तो पेरोजी कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है 36260 है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद ये मून है और एपोजी जो है दूर वाला पॉइंट, उसकी दूरी है 405400। ये मून। अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे जब खड़े हो तो आपको मून का ये डायमीटर दिखेगा, ये डायमीटर D1 है और यहाँ से इसको देखने पे ये डायमीटर D2 है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है, अब क्वेश्चन में रीड करता हूँ, सुनना। कह रहा है कि इफ पेरोजी एंड अपोजी ऑफ द मून आर 362600 एंड 405400 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, then the largest diameter of the moon apparent from the earth is larger than apparent smallest diameter। मतलब ये है कि अर्थ से जब तुम मून को देखते हो ना, तो कई बार मून छोटा दिखता है, कई बार मून बड़ा दिखता है, जबकि एक्चुअल में मून जो है उसका डायमीटर थोड़ी चेंज हो रहा है, बट अपेरेंटली वो डायमीटर कम और ज्यादा दिखता है। तो उनका मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट डायमीटर है, जो लार्जेस्ट अपेरेंट डायमीटर आ रहा है, वो स्मॉलेस्ट अपेरेंट डायमीटर से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा। तो ये सब हमारे आंखों पे बनने वाले एंगल का है, आंखों के रेटिना पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, विजुअल एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। वो एंगल जितना ज्यादा रहेगा मुझे मून का डायमीटर उतना ज्यादा दिखेगा, वो एंगल जितना कम होगा मुझे मून का डायमीटर उतना ही कम दिखेगा, ठीक है। ओके, उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछा, ये पूछा है कि ये लार्जर है और ये लार्जर होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है तो बड़ा दिखेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो छोटा दिखेगा। उन्होंने कहा कि D1 जो है लार्जर वाला, वो इसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट ज्यादा। दैट मीन्स उनका क्वेश्चन है कि D1 माइनस D2 अपॉन D2 इंटू 100। ये बताओ, क्वेश्चन ये है उनका, क्वेश्चन ये। और ये D2 अपरेंट डायमीटर है यहाँ से देखने पे, और ये D1 अपरेंट डायमीटर है यहाँ से देखने पे। मतलब जब दूरी कम है तो अपरेंट डायमीटर D1 है, और जब दूरी ज्यादा है तो अपरेंट डायमीटर D2 है। तो जो लार्जेस्ट डायमीटर जो अपेयर हो रहा है, वो जो स्मॉलेस्ट डायमीटर अपेयर हो रहा है उससे कितना परसेंट ज्यादा है। दैट मींस D1 माइनस D2 अपॉन D2 इंटू 100, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपरेंट डायमीटर की। ये अपरेंट डायमीटर का टर्म्स कैसे आ रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया, सपोज करो ये अर्थ है, का डायमीटर D है और ये तुम्हारी आई है, आई पे ये ऐसे सस्टेन कर रहा है, ये वाला एंगल थीटा, और ये आंख का आई है और इसमें रेटिना होगा, रेटिना आई है और ये रेटिना है। इस पे जो लेंथ आएगा ना सस्टेंड होके, ये बेसिकली अपरेंट डायमीटर, दिस इज अपरेंट डायमीटर D1, अपरेंट डायमीटर D1। लेकिन ये जो डायमीटर D है वो तो कभी चेंज नहीं होगा। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट्स R है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, और ये डिस्टेंस मान लो R0 है, R0। अच्छा, आई का लेंस और रेटिना की बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो R0 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा आई और उसके रेटिना की बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल लगभग सिमिलर ट्रायंगल जैसा है, तब क्या लिखेंगे, D अपॉन D एक्चुअल अपॉन अपरेंट D1 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज R, आई से मून की दूरी R अपॉन आई से रेटिना की दूरी, दैट इज R। अब मेरा टारगेट है D1 निकालना, यहाँ पे कैलकुलेट करो, मुझे निकालना है D1 की वैल्यू। तो जो D1 की वैल्यू आएगी, D1 इसको इधर भेजे, इसको इधर, ये बनेगा DR0 अपॉन 1 अपॉन R। तुम देखना तो D क्या है, एक्चुअल डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, R0 क्या है, रेटिना और आई के बीच की दूरी है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस D1 R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो रेडियस, ये जो अपरेंट डायमीटर है, वो आई से मून की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। दैट मींस D1 अपॉन D2 को तुम लिखोगे दैट इज R2 अपॉन R1, ये लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, D1 इज प्रोपोर्शनल टू R, तो D1 अपॉन D2 इज R2 अपॉन R1। अब माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि आपको D1 माइनस D2 अपॉन D2 चाहिए। क्या गया, D1 माइनस D2 अपॉन D2 एंड दैट इज R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100 चाहिए, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, ये निकालना है। अब R2 की वैल्यू कितनी है, R2 इज द, ये D1 है तो R2 ये दूरी होगी,
इसको हम ऊपर रखेंगे तो ये बनेगा, तो हमारा आंसर आएगा दैट वाज 405400 डिवाइड बाई 362600 -1 इंटू 100। सॉल्व कर दो, ये वैल्यू आती है 12%, देख सकते हो इट्स आंसर। सेकेंड पार्ट, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है का सिलिंडर बार मैग्नेट्स ऑफ लेंथ इतना 6 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हैज द मैग्नेटिक मोमेंट इज 2.3 into 10 का पावर -2 when the suspended in form horizontal magnetic field of strength, magnetic field का strength 12 into 10 power -4 है with the axis of bar magnet parallel to the direction of the field and set into the small oscillation in the horizontal plane. The magnetic oscillation with the period of 3.26. The period is 3.2. The density of material of the magnet. Density calculate कर। देखो तो हम पता है कि जो ऑसिलेशन होता है उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई अपान एम बी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक। स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। उठा के हमें वैल्यू प्लेस कर दो, तो टी की जगह पर आप प्लेस करेंगे 3.2 इज इक्वल टू 2 पाई 3.14 अंडर रूट ऑफ आई। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की वैल्यू आई रहने दो और डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट 2.3 इंटू 10 पावर -2 रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड बी है 12 इंटू 10 का पावर -4 है। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद जो आई की वैल्यू आती है दिस वन इज 7.2 इंटू 10 पावर -6। हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे एरर हो सकता है, बट मैंने कोशिश किया कि एरर ना हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है दिस इज mr²/2। mr²/2 m की जगह पे क्या लिखोगे डेंसिटी इनटू इस पूरे का वॉल्यूम दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू एल, पाई r का स्क्वायर, पाई r उन्हें दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है, चलो पाई r स्क्वायर इंटू h है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे 6 सेंटीमीटर, तो रो इंटू पाई r स्क्वायर एल, ये मास हो गया। तो m r²/2 और r कितना है, r अगेन है 1 सेंटीमीटर, तो r²/2। अब इसको इस इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू आएगी। और रो की वैल्यू हालांकि मैंने कैलकुलेट किया है बट कैलकुलेशन आई थिंक हो सकता है कि गड़बड़ हो, मैंने जल्दी में किया। द वैल्यू इज 122, जो कि फिलहाल अभी किसी में दिख नहीं रहा, बट एक बार तुम कैलकुलेशन चेक करना तुम्हारा कैलकुलेशन क्या आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pluto is not considered as planet of our solar system. It is because of, तो देखो किसी भी प्लेनेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक प्लेनेट कंसीडर करेंगे या किसी भी सोलर ऑब्जेक्ट को एक प्लेनेट कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियंस। तो पहला ऑर्बिट अराउंड द सन, वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करे। दूसरा, उसके पास सफिशिएंट मास हो सो दैट हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके, जिसमें वो लगभग स्फेरिकल हो। एंड तीसरा है नेबरहुड को क्लियर करता हुआ चले। इसका मतलब होता है कि जब भी एक प्लेनेट मूव कर रहा होता है तो उसके आसपास जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको या तो अपने में खींच लेगा, उसकी ग्रेविटी अपने में खींच लेगी, या वो उसके प्लेनेट्स बन जाएंगे, सैटेलाइट्स बन जाएंगे। तो इन 3 क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा उसको हम कहते हैं कि प्लेनेट्स है। इसमें जो पहला क्राइटेरिया है कि ऑर्बिट अराउंड द सन, ये फॉलो करता है, भाई प्लूटो सन की चारों तरफ घूमता है। दूसरा, इसका मास इतना ज्यादा है कि ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाता है, तो स्फेरिकल शेप का है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि इसकी ग्रेविटी आसपास के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसके फील्ड में उसको एक खींच पाए और अपने अंदर या तो अपने आप से टकरा सके या उसको सैटेलाइट बना सके। ऐसा नहीं कर पाता, स्वैपिंग नहीं कर पाता, जिसके वजह से हम कहते हैं कि ये प्लूटो एक डॉर्फ प्लेनेट है जो कि प्लेनेट नहीं है। तो इसमें देखो डज नॉट ऑर्बिट द सन, ये रीजन नहीं है। इट हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड द सन, यस, ये नेबरहुड्स को क्लियर नहीं कर पाता है।
इट डज नॉट हैव द सफिशिएंट मास, एकदम मास रखा हुआ सफिशिएंट, ऑर्बिट प्लेन मेक एंगल ऑफ फॉलिंग। इट्स आंसर इज सेकंड पार्ट। अब आता है, ये कह रहा है the Gomezesura statue 18 meter tall is focused on a screen using a 50 mm focal length convex lens from the distance 50 meter to the shrink the image to itna size where the image taken from the same distance by the another lens, the focal length of the second lens would be, focal length of second length कितना होना चाहिए। तो देखिए इसमें स्टैच्यू ऐसे बना लो, इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है 18 मीटर, रहने दो, और यहाँ पे मैंने एक लेंस लगा दिया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, तो ये रेज इस तरीके से जाके इससे बना रही है, और इसमें ये 50 मीटर की दूरी है और ये हाइट आ रहा है h, हाइट आ रहा है h। क्वेश्चन में कह रहा है कि और इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इसका है दैट इज 50 mm, जो कि बहुत ही 50 mm है इसका फोकल लेंथ। अच्छा, अगर इसका फोकल लेंथ 50 mm है, फोकल लेंथ 50 mm है, ये जो 50 मीटर की दूरी है इस फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। दैट मीन्स इसका जो इमेज है वो इस स्क्रीन पे बनेगा, और ये स्क्रीन कहाँ होगा, इसके फोकल प्लेन में होगा, स्क्रीन इसके फोकल प्लेन में होगा। अगर फोकल प्लेन में आता है तो इसका जो लेंथ h आता है दैट h इज नथिंग बट f इंटू थीटा, f इंटू थीटा, जहाँ थीटा ये एंगल होता है कि कितना एंगल इसने सस्टेन कर रखा है इसके ऑप्टिकल सेंटर पे। ये हाइट h इसको गवर्न करता है, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो दिस f इज mm, दिस इज 50 मीटर, दैट मीन्स दिस इज u is very large compared to this mm, that means the image of this object will be in focal plane and length will be equal to f theta, f theta, f theta। क्वेश्चन में कहा है कि to the shrink the image of 1/5 size when the image is taken from the same distance, ये चेंज नहीं करना है, सेम डिस्टेंस by the another lens, ना तो ये चेंज करना है और स्टैच्यू की हाइट तुम चेंज नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स तुम थीटा को बदल नहीं सकते हो, तो थीटा कांस्टेंट है। तो अगर इसको तुम्हें 1/5 करना है, 1/5 करना है, स्ट्रिंग करना है 1/5, तो इसके फोकल लेंथ को तुम्हें 1/5 करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो फोकल लेंथ आना चाहिए वो f/5 आना चाहिए। ये है 50 mm, तो 50 mm है तो फिफ्थ का मतलब 10 mm, 50 mm 1/5, the answer is first part। Astronomers discover a exoplanet, a planet orbiting star other than the sun that has the orbital period of itna Earth year in a circular orbit around the star. The star has measured the mass of itna kg. The radius of the exoplanet orbit is approximately, देखो ये क्वेश्चन astronomer discover an exoplanet, a planet orbiting a star other than sun, other than sun, मतलब ये स्टार है, इसका मास m मान लिया, दैट हैज ऑर्बिटल पीरियड, इस तरफ घूम रहा है और ऑर्बिटल पीरियड है 4.5 ईयर ऑफ अर्थ। तो अगर ये प्लेनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस डिस्टेंस को मैंने अपने मन से r बोल दिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जी एम, m इसका मास होता है इनटू r क्यूब। अब क्वेश्चन में कहा गया है ये 4.5 अर्थ ईयर है, यहाँ पे लिख लेंगे 4.5 अर्थ ईयर, तो 1 ईयर है, स्क्वायरिंग बनेगा 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और उसका जो मास दिया गया है देखो द स्टार हैज द मेजर द मास इज इतना, यहाँ पर रखेंगे 3.7 इंटू 10⁻30 इंटू आर क्यूब। उन्हें पूछा है द रेडियस ऑफ द एक्सपोनेंट अराउंड ऑर्बिट अराउंड दिस, आर क्यू निकालना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1। बट इसका आंसर पाने के लिए एक तो तरीका है कि तुम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, 1 ईयर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू मास ऑफ सन, और सन का मास हमें अप्रोक्सीमेट याद होना चाहिए, और सन का जो मास होता है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴
ओके, तो इसका कैलकुलेशन देखो, ये 1 ईयर लिखा 4 पाई का स्क्वायर अपान जी इंटू ये लिखा टी का स्क्वायर, ये मैंने इसका मास लिखा, और अब यहाँ पे लिखेंगे एम एस सन का मास इंटू सन का अर्थ से दूरी आर ई का क्यू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अब दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 4.5 का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर कटेगा, जी कटेगा, एम एस का टर्म ऊपर जाएगा, एम एस का टर्म ऊपर जाएगा, और एम एस जो होता है एम एस का टर्म ऊपर जाएगा, और सन का मास जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली मतलब एम एस अपान 3.7 इंटू 10⁻30 आएगा। इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, आर अपान आर ई बनेगा, आर अपान आर ई का क्यू बनेगा। अब देखना मास ऑफ द सन आपको याद होना चाहिए दैट इज अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30 यहाँ पे लिखेंगे 4.5 के स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻30 एंड 3.7 इंटू 10⁻30 इंटू आर अपान आर ई, आर निकालना है, आर ई है सन का डिस्टेंस अर्थ से, तो सन का डिस्टेंस जो अर्थ से होता है उसको आर ई के टर्म में रहने दो, बाद में प्लेस करेंगे। इसको कैलकुलेट करो, जैसे इसको कैलकुलेट करते हो इसकी वैल्यू आती है 3.33 इंटू आर ई। अब अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस कर रहा हूँ, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से दैट इज अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10⁻11 होता है, उठा के रख दो, वैल्यू इज रफली 5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो आंसर इज 4 पार्ट। तो देख सकते हो कि इसमें कुछ डेटा ऐसे हैं जिसका हेल्प लेना जरूरी था, और ये सही में अगर तुम एस्ट्रोनॉमी के एग्जाम दे रहे हो ना, तुम्हें कुछ आइडिया होना ही चाहिए, जैसे सन का मास कितना, अर्थ का कितना मास है, अर्थ का रेडियस कितना है, सन का रेडियस कितना है, सन से अर्थ की दूरी कितनी है, मून का मास कितना है, मून का रेडियस कितना है, मून का डिस्टेंस सन से कितना है। तुम एस्ट्रोनॉमी स्टडी कर रहे हो ना, पढ़ने एग्जाम दे रहे हो, उसके विषय में कुछ तो आइडियाज तुम्हें होनी ही चाहिए, सही में होना चाहिए। और रियल में बहुत ही अच्छा पेपर है, मतलब इन कह सकते हो जस्टी किया है एस्ट्रोनॉमी के साथ, ये एस्ट्रोनॉमी है, में कुछ डेटा पता होना चाहिए ही। ये कह रहे हैं कि मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज एट टेम्परेचर ऑफ टी एट Vx, Vy, Vz डिनोट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मीन वैल्यू ऑफ Vx प्लस Vy का होल स्क्वायर। ये पूछ रहा है, देखो हम इसको एक फंक्शन f मान Vx प्लस Vy का स्क्वायरिंग कर दो, ये बनेगा, और Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस 2Vx इंटू Vy। अब एवरेज साइन लगाओ, इस f पे जो एवरेज लगाओगे, उन्होंने एवरेज पूछा है, एवरेज इस पे भी आएगा दैट इज Vx का स्क्वायर प्लस Vy का प्लस ट्वाइस ऑफ Vx इंटू Vy। देखो इसका एवरेज जो मुझे समझ में आया दैट विल बी 0, द रीजन इज क्लियर कि Vx की वैल्यू पॉजिटिव हो तो Vy नेगेटिव हो सकता है, Vy नेगेटिव तो Vx पॉजिटिव हो सकता है। अगर रैंडमनेस की बात करें, ये टर्म उसी तरीके से है जैसे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की एवरेज की बात हो रही है, और ये टर्म कैसे है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जैसा टर्म, इसकी एवरेज की बात हो रही है, इसका एवरेज नॉट 0 बट इसका एवरेज 0 होगा ही होगा। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि दो फंक्शन Vx Vy है, एक प्लस दूसरा माइनस हो सकता है, दूसरा माइनस एक प्लस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, तो इसका एवरेज अप्रोक्सीमेट 0 अटेंड करेगा। और Vx Vy का जो एवरेज होता है आपको पता है ये बराबर ही होता है, की वैल्यू बराबर होती है। और एक चीज़ और आप जानते हैं कि Vx स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर इस V का स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे एवरेज लगा दें, एवरेज ये बन गया 3 इंटू Vx का स्क्वायर का एवरेज, ये बनेगा Vrms का स्क्वायर, एंड Vrms का स्क्वायर तो होता है नथिंग बट 3RT अपान m होता है, या k के टर्म में आंसर है, k के टर्म में 3KT अपान स्मॉल m होता है। 3 का टर्म कैंसिल आउट हो गया, इसको उठा के आप यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू इज 2KT अपान स्मॉल m। आंसर इज 4th पार्ट। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि द ऑर्बिट ऑफ हेलिया कॉमेट अराउंड द सन सच दैट इट अराइव एट पेरीहेलियन इज इवरी इतना, इफ द पेरीहेलियन डिस्टेंस इज इतना, द एप्रीहेलियन डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली। ये सन है जिसका मास ms है, मैं कहा था कि डेटा याद होना चाहिए, और ये इस तरीके से एलिप्टिकल मोशन कर रहा है एक कॉमेट्स। यहाँ पे हम ये पा रहे हैं कि अगर हम अर्थ पे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये एक चक्कर लगाने में, यहाँ पे आ रहा है, एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लग रहा है 75.3, तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 75.3
ईयर्स है, इस ईयर्स। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.586 AU है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये डिस्टेंस बताइए कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना। तो देखो ये मेजर एक्सिस है और मेजर एक्सिस का लेंथ होता है ए के बराबर, ए के 2a के बराबर होता है मेजर एक्सिस का। तो कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आर इज नथिंग बट 2a माइनस 0.586, 0.586 हो, बस ए को निकालेंगे हमारा आंसर। अब मैंने क्या किया, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि दैट इज 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जी एम ऑफ मास ऑफ सन इनटू ए क्यू होता है, ए क्यू। अब वैल्यू प्लेस करो, टी की जगह पी वैल्यू रखोगे दैट इज 75.3 और मैंने इसमें डेटा रखा है, मैं बताता हूँ आपको। ये है 75 ईयर्स है ना, 75.3 ईयर्स को पहले सेकेंड में बदल लो, तो ये आएगा आपका 25.3 ईयर्स है, तो 365 डे, 1 डे में 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अप्रोक्सीमेट निकाला जा सकता है। ये 70, 80, 35, 40 ना बहुत दूर दूर वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 4 पाई का स्क्वायर, पाई को 10 मान लो, ये जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू आप अलग से प्लेस कर दीजिए, जी की वैल्यू आपको अलग से प्लेस करना होगा। और मास ऑफ सन जो अभी लिखे थे हम लोग 2 इंटू 10⁻30 था, इसको आपको प्लेस करना पड़ेगा इंटू ए क्यू, इसको कैलकुलेट करो, इससे ए की जो वैल्यू आती है मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो ए की जो वैल्यू आती है इस पर इस 2.7 इंटू 10⁻11 आता है, 10⁻12 आता है। अब इसको आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालना पड़ेगा 2a की वैल्यू, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होता है 1.5 इंटू 10⁻11। तो जो 2a की जो वैल्यू आएगी ना, 2a की वैल्यू 2.7 10⁻12 डिवाइडेड इंटू 2, तो इस वजह से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको डिवाइड करोगे पूरी वैल्यू आती है 36 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 0.856 है, अब आर निकालना बाकी है। आर के लिए 36 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.586, द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 35 AU। दिस इज, आप देख रहे हैं सब के सब डेटाबेस क्वेश्चन है और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके बाद आते हैं, ये है द अर्थ हैड अराउंड, इसमें भी एक प्रॉब्लम आई थिंक कैलकुलेशंस में शायद दिक्कत आ रही थी। इसमें क्या करना है, अर्थ का, ये अर्थ है और कह रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो कंडक्टिविटी है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻14 है। एंड यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1000। पूछ रहा है कि टोटल करंट इसके एटमॉस्फेयर में कितना बाहर जा रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है। तो देखो करंट डेंसिटी का फंक्शन होता है इट इज सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ की करंट डेंसिटी मिल गई। अगर अर्थ का रेडियस r है तो कोई पूछे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट जो फ्लो करेगा करंट डेंसिटी j में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सरफेस एरिया से, दैट इज 4 पाई r का स्क्वायर। अब j की जगह पे ये प्लेस कर दो तो बनेगा 4 पाई r का स्क्वायर इंटू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 4 पाई 3.14 इंटू r, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इंटू किलोमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे, मीटर में आ गया का स्क्वायर, और कंडक्टिविटी उन्होंने दे रखा कितना, कंडक्टिविटी इज 2 इंटू 10⁻14 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वोल्ट में 100। इसको कैलकुलेट करने, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट, बता रहा हूँ, मे बी मेरा कैलकुलेशन इसमें गलत हो जाए, एक बार तुम चेक करना इसको। ये आता है 10⁻3 अप्रोक्सीमेट 1 इंटू 10⁻3 आता है आई थिंक, एक बार चेक करना इसको कैलकुलेशन। वैल्यू इज, ये कह रहा है कि LIGO ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व डायरेक्टेड बाय द मर्जर ऑफ द टू black hole of the mass 30 and 35 solar mass to form a single black hole of the mass of itna solar mass, the total energy radiated
अवे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो जो टोटल एनर्जी रेडिएट होगी डेल्टा ई इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो डेल्टा एम क्या है, देखो 30 एंड 35 टोटल 65 है और ये 62 है, दैट मीन्स 65 माइनस 62 सोलर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स 3 सोलर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो 3 इंटू सोलर मास इंटू सी के स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर करेंगे। अब एक सोलर मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो एक सोलर मास की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सोलर मास की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻30। एक्चुअल में सन का मास होता है एक सोलर मास, एक सोलर मास सन के मास के बराबर होता है। 2 इंटू 10⁻30 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10⁻40। देख सकते हो आंसर इज 4th पार्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो समझ गए होगे। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है the 2 star A and B have the mass Ma and Mb, radius is Ra and Rb, given that Ra Rb बराबर R, but Ma is not Mb. Star A has the constant density rho naught, while density profile of star B is this one. कह रहा है कि in the region this one, the gravitational acceleration of Ga and Gb, these 2 star are related as, Ga और Gb में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। देखो इसके लिए मैंने क्या किया, स्टार ए की बात करते हैं। स्टार ए का सेंटर से आर दूरी पे फील्ड की वैल्यू की बात करेंगे। स्टार ए का सेंटर से फील्ड की जो वैल्यू आती है अंदर के मास से आएगा, तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होगी जी इज इक्वल टू जी अंदर वाले पार्ट का मास डिवाइड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर होता है। ये ऑलवेज वैलिड है, ये हम अपन आर स्क्वायर। अब आप एम क्या है, इस आर रेडियस के अंदर का टोटल मास है। अब ए की बात करेंगे, ए के लिए जो जी ए की वैल्यू आएगी दैट इज जी इंटू मास क्या आएगा, डेंसिटी रो नॉट इंटू इतने पार्ट का बोलो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इससे वैल्यू हो गई 4/3 पाई जी रो नॉट इंटू आर। ये क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या करेंगे, बी की बात करेंगे। तो जो बी की बात करनी है, बी की तो डेंसिटी बदल रही है तो आपको मास निकालना पड़ेगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आर पे जाके एक डी आर का स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, डी आर का स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप का मास आप लिखेंगे डीएम। द डीएम इज नथिंग बट डेंसिटी, कितने पार्ट की डेंसिटी का फंक्शन है रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। नाउ इंटीग्रेशन में 0 से r तक ही जाएगा क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पे आपको निकालना है। बस इससे मास की जो वैल्यू आती है, द मास m इज रो नॉट इंटू 4 पाई का टर्म बाहर रहेगा और ये आर स्क्वायर डी आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर तो बनेगा r³ माइनस ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो r³ बनेगा, तो बनेगा r का पावर 4 अपॉन 4 कैपिटल R ये बनेगा। इस m को उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए r, तो यहाँ से GB की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद जब आप इस m को उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये जो GB की वैल्यू आती है दैट इज G इंटू 4 पाई रो नॉट स्मॉल r इंटू 1/3 माइनस r अपॉन 4r बनता है। अब इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, मतलब ना अगर यहाँ से 3 का टर्म कॉमन निकाल लोगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा पूरा, और ये टर्म इसके बराबर है दैट मीन्स GB इज नथिंग बट G ऑफ A इंटू 1/3। 3 का टर्म बाहर निकालोगे तभी तो ये 4/3 बनेगा, 4/3 तो इसके बराबर जाएगा दैट मीन्स 1 माइनस 3r अपॉन 4r बनेगा। एंड दिस इज आंसर्स। देख सकते हो ये मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट एच, एक सिलेंडर वेसल है हाइट एच का, इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, रेडियस आर है, ये फ्री फॉल कर रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ का प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में बताइए, यहाँ का प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में बताइए। जब भी फ्री फॉल करता है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है 0। अगर जी इफेक्टिव 0 हो गया तो प्रेशर हर जगह बराबर हो जाएगा। अगर ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, यहाँ का P4 है,
तो P1 P2 एंड P3 सब बराबर होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है। इस H के साथ कोई रिलेशन नहीं आने वाला है। दैट्स आंसर इज नन ऑफ दिस। इसके बाद न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टुगेदर साइमल्टेनियसली अलोंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द इक्वल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, टुगेदर along the uniform magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका। तो अब जब कैंटिंग करके लिखोगे ना, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 2k अपान m का रूट, ये बन जाएगा। वेलोसिटी मास की प्रोपोर्शनल है। तो चलो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी आएगी न्यूट्रॉन की, वो अंडर रूट 2k अपान m आएगी। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी मास सेम होता है, ये 2k अपान m बनेगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल का जो मास आएगा अंडर रूट 2k अपान 4m होता है, 4m। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, न्यूट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? न्यूट्रॉन डिस्टेंस t टाइम में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, t मल्टीप्लाई करो तो बनेगा अंडर रूट 2km इंटू टी, ये न्यूट्रॉन का डिस्टेंस है। सिंपल प्रोटॉन का डिस्टेंस आएगा 2k अपान m इंटू टी, एंड अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ 2k अपान m और 1/2 का टर्म t/2 नीचे है। अब कह रहे हैं ये डिस्टेंस है तो आपस में इक्वल है, बट ये कम है, तो दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाओगे क्या आएगा अंडर रूट 2k अपान m इंटू t/2। दैट मीन्स डेल्टा x इज प्रोपोर्शनल टू t। तो मुझे समझ में आ रहा है, इट्स आंसर इज सेकेंड पार्ट। कि अगर ये अलोंग लिखा है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगना चाहिए। टेस्ट कर रहा है कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार इज 6000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम नहीं है, द सरफेस टेम्परेचर इज 6000 केल्विन है, इन विच कलर वुड अपेयर इन द कलर फोटोग्राफ में किस कलर का दिखेगा? तो ठीक है, इस 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, आप क्या लिखेंगे? विंड डिस्प्लेसमेंट का लैम्डा टी इज इक्वल टू विंड कांस्टेंट। लैम्डा निकालना है मुझे, टेम्परेचर 6000 केल्विन है, 6000 केल्विन रख देंगे, और विंड कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.128 सेंटीमीटर, 0.128 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.28 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 5 × 10⁻⁷, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट है 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, 5000 एंगस्ट्रॉम का जो कलर होता है वो ग्रीन और ब्लू, ये जस्ट पास में होता है, दैट मीन्स दिस कलर इज अप्रोक्सीमेट ब्लू, ये वेवलेंथ ब्लू कलर का होता है। आंसर इज फोर्थ पार्ट। इसके बाद आते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a circular disc of radius a is placed at a distance a in front of the spherical concave mirror। एक concave mirror बना लो और इसके सामने एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस है, आपने प्लेस कर दिया है at a distance a in front of the spherical, ये डिस्टेंस a कह रहा है डिटरमाइन द, और इसका फोकल लेंथ जो है दैट इज 4a। वर्ड एक बार, डिटरमाइन द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल इमेज सबटेंड कर रहा है। इसका जो इमेज होगा वो कहीं इधर बनेगा, अभी आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली ये लेंथ कितना है इमेज का लेंथ, और साथ में ये दूरी निकालनी पड़ेगी, v कितना है, सीधे v लगा दो 1/v + 1/u = 1/f। 1/v कितना आएगा निकालना आपको, प्लस 1/u, u इधर है इसलिए माइनस, इज इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ इधर है इसलिए प्लस इससे v की वैल्यू सॉल्व होकर आती है 4a/5, v की वैल्यू मिल गई। अब आपको इमेज लेंथ निकालना है, तो I/O, वो किसके बराबर है? a के बराबर, I/O इज इक्वल टू v/u, v ये है, तो 4a/5 v/u, u तो a ही है तो मैंने a ऐसे रख दिया, माइनस टर्म होता, माइनस कट के मैग्नीट्यूड का टर्म आ जाएगा 4a/5, ये इमेज का लेंथ है। आपको इमेज का लेंथ मिल गया। अब आपको पता करना है कि ये जो इमेज है वो इस पे कितना सॉलिड एंगल सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपको पता करना है कितना सॉलिड एंगल सस्टेन कर रहा है, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ये जो अगर एंगल थीटा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा,
अगर ये पूरा इस पॉइंट पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इसका जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज 2π1 माइनस cos थीटा होता है। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। अब cos थीटा निकालना बाकी है, cos थीटा मतलब ये एंगल निकालना बाकी है। इस ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, इस ट्रायंगल का जब तुम हेल्प लोगे ऐसे, ये जो i है, द i इज 4a/5, दिस इज 4a/5। और अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी a है, तो ये 4a/5, 4a/5, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस 4a/5 दैट इज 9a/5। ये डिस्टेंस 4a/5 एंड 9a/5। तो ये एक तरह से ये 4 और 9 का रेशियो है, 4/9 का रेशियो है। इसको 4/9 का रेशियो बनाना, 4/9 का रेशियो, दिस इज 4/9 का रेशियो। कॉस्ट निकालना बाकी, ये आएगा आपका अंडर रूट करके रूट 97 आता है, 97 एंड दिस एंगल इज थीटा। तो कोई पूछे व्हाट इज cos थीटा, 9/√97। अब इसकी वैल्यू उठा कर यहाँ पे रख दीजिए, जैसे रख के इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आती है 0.54, 0.54, आंसर इज 0.54। ओके, इस तरीके से जो अगला क्वेश्चन है इसका वो देखिए, तो ये है एवरेज फ्लक्स ऑफ द सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ इज इतना कि वाट मीटर स्क्वायर है, दैट मींस इंटेंसिटी है, एंड द एवरेज अर्थ सन डिस्टेंस इज इतना, द पावर रेडिएटेड बाय द सन इज। डिस्टेंस सर की जरूरत पड़ रही थी ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाते तो मिल भी जाता। तो ये फ्लक्स है, मतलब इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन 4πr का स्क्वायर, क्योंकि सन हमारे अर्थ से देखने पे कैसे दिखता है, एक पॉइंट सोर्स की तरफ से दिखता है। इंटेंसिटी है 1.36 इंटू 10⁻3, पावर निकालना है अपॉन 4πr, आर है इतना, उठा के रख दीजिए यहाँ पे 1.5 10⁻11। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब पावर की वैल्यू आती है 4πr का स्क्वायर है ना, इसको कैलकुलेट मैंने कर रखी है और ये वैल्यू आती है 3.8 इंटू 10⁻26, 26 आई थिंक। तो ये था, ये 26 है, एक गलत हुआ, आई थिंक 26 आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द 12 आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द, देखो डायग्राम नहीं बना हुआ है बट ये इस तरीके से था, ऐसा था डायग्राम, अगर आपने देखा होगा इस तरीके ऊपर तरीके से, सिमिलरली नीचे भी इस तरीके से बना हुआ। तो पूछ रहा है किसी भी, देखो तो 12 कैसे 1 2 3 4, नीचे भी 4 5 6 7 और 8, तो कितना 4 4 8 एंड 4 12। ये डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ है बट में टाइप नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछा है किसी भी दो वर्टेक्स रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके किसी भी दो वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। मान लो इसी के बीच में पूछ रहे हैं, लगा दो बैटरी। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री चेक करो, पॉइंट ऑफ सिमेट्री से इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम आएगा। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो कि इसका पोटेंशियल सेम है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका पोटेंशियल सेम है, इससे नहीं फ्लो करेगा। इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन बन गया आपका, पूरा क्वेश्चन बन गया ऐसे कि अब आपके पास ये रेजिस्टेंस आर और ये आर सीरीज में, तो 2R बनेगा, इसका इक्विवेलेंट 2R। अब ये 2R, ये 2R, ये 2R सारे पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 2R/4, द आंसर इज R/2, R/2। सेकेंड पार्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहा है कि a planet of mass m is the circular orbit of radius r around the star of mass m and radius is capital R। एक स्टार है जिसका मास कैपिटल m है, रेडियस इसका r है, और r रेडियस पे एक प्लेनेट घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। क्या है कि by some physical process the star instantaneously shrink to black hole of the same mass m, the final orbit of the planet will be, फाइनल ऑर्बिट पे क्या असर पड़ेगा प्लेनेट का, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका साइज छोटा भी हो जाता है तभी भी इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो हमेशा v0 = √g m, इसका मास m अपान सेंटर से दूरी यही बनी रहेगी, क्योंकि मास ब्लैक होल बनने की वजह से मास में अगर चेंज नहीं हुआ, श्रिंक हुआ, मास नहीं चेंज किया, ठीक है। तो अगर मास नहीं चेंज किया तो मास वही रह गया, डिस्टेंस r वही रहेगा, ऑर्बिटल स्पीड में चेंजेस नहीं आई, इसी पोजीशन पे क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा।
तो उसमें चेंज नहीं होगा, वो ब्लैक होल बन जाए तो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये ब्लैक होल बन रहा है एज ए पॉइंट मास का ब्लैक होल है तो इस आर पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स अनचेंज रहेगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर का स्क्वायर, और आर सेंटर से दूरी है, इसके स्ट्रिंग करने से सेंटर से दूरी पे असर पड़ने वाला नहीं है, टोटल मास पे चेंज नहीं हुआ। तो जब फोर्स ही नहीं चेंज हो रहा है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट करता ही रहेगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट करता ही रहेगा, दैट मीन्स सर्कुलर विद रेडियस आर। ये है जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन appear when the seen in the convex mirror। यस ऑफ कोर्स सही कर रहा है, ये तो तुम्हारे फोर व्हीलर पे लिखा होता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें लिखा ही होता है जितना दूर है उससे क्लोजर दिखता है, सही बात है। द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ये एकदम गलत है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो ज़्यादा पास होता है मिरर के कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट, तो फोर्थ पार्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं रबर बैंड्स, ये क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम लोग में डिस्कस कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि रबर बैंड इज बीइंग स्ट्रेच्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली। याद करो ये क्वेश्चन मैंने क्राउलिंग आर्क वाला चैलेंजर वीडियो का जो फर्स्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन में यही था। इसमें कह रहा है कि एक रबर बैंड है, ठीक है, जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से आगे की ओर भाग रहा है। Observe from the any given point on the rubber band every other point will move away with the constant every other point। देखना अगर u है तो इसी टाइम पे मान लो इस पूरा जो लेंथ आएगा दैट इज l प्लस यू टी, टी टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा, ut दूरी तय करेगा, तो टोटल लेंथ इतना हो जाएगा। यहाँ से x दूरी पे एक पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी लिखनी है, इसकी जो वेलोसिटी भी आएगी इज नथिंग बट u यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्ट्रेच हो रहा है u अपॉन l प्लस ut। अगर तुम चैलेंजर का फर्स्ट लेक्चर देखते हो तो तुम्हें पहला ही क्वेश्चन ही मिलेगा कि क्राउलिंग ऑन एट रबर इनटू x मल्टीप्लाई कर दो, यूनिफॉर्म स्ट्रेच हो रहा है तो u डिवाइड बाई टोटल लेंथ इनटू x कर दे, ये इतना आ गया। अब देखो क्या है कि रबर बैंड पे एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में बतानी है, मतलब अगर एक की वेलोसिटी v पे तुम v1 लिख रहे हो, x1 लिख रहे हो, यही रहेगा। तो जो v2 बनेगा वो कितना बनेगा, u प्लस एल प्लस यू टी इंटू x2 बनेगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी पता करना, सब्ट्रैक्शन, तो जो डेल्टा v बनेगा, डेल्टा v उन्होंने यही कहा है ना, देखो ऑब्जर्व फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रबर बैंड एवरी अदर पॉइंट, सब्ट्रैक्शंस कर दो, ये बनेगा u अपॉन एल प्लस यू टी इंटू x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x। इसका मतलब जो डेल्टा v है वो डेल्टा x के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो बीच की दूरी है उसके प्रोपोर्शनल है रिलेटिव वेलोसिटी के। वही कह रहा है कि विल अपीयर विल मूव विद द स्पीड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टू द पॉइंट। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, डायग्राम नहीं बना है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। डायग्राम इस तरीके से ये दिया गया था, कह रहा है कि ये स्क्वायर है, a thin wire of uniform cross section is bent to form a square, the mass of the square of mass m, अगर इसका मास m है, इसका m है, इसका m है, इसका m है, तो the total mass है ना 4m, that is capital M, ये दिया हुआ है। the moment of inertia और the length of the one side, एक साइड का लेंथ l है, the moment of inertia, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, हम क्या करेंगे ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा देंगे पैरेलल एक्सिस का। अच्छा, इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 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 इसके अबाउट सेम आएगा। आपको पता है कि अगर एक रॉड ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो गवर्न करता है ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं। तो अगर इस एक्सिस को निकालना तो एंगल क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो आप आई क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे एक रॉड का मास m इंटू एल का स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। लेकिन ये एक रॉड का इतना आया, ऐसे 3 और हैं तो टोटल 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू जो आएगी दैट इज 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा 2/3 एम एल का स्क्वायर। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया इस एक्सिस के अबाउट। अब लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस पर, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई डैश दैट इज 2/3 ml का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, दैट इज 4m इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, कि अगर ये L है, ये होता है L
√2 तो होगा L/√2, दिस इज L/√2 का होल स्क्वायर। ये 2 का टर्म आएगा, इसको कट करेगा तो बनेगा 2/3 ml का स्क्वायर प्लस ये 1/2 तो बनेगा 2 ml का स्क्वायर। द होल वैल्यू बिकम्स 8/3 m इंटू एल स्क्वायर। बट ये क्वेश्चन में कैपिटल M के टर्म में आंसर दिया है। ठीक, इस तरीके से हमने IUPAC का पेपर डिस्कस किया। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। थैंक यू।